नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के बारे में और ये भी देखेंगे कि युद्ध के क्या कारण हैं और इसको रोकने के क्या उपाय है। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इस युद्ध से दुनिया को क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले देखते हैं युद्ध के कारण क्या हैं। तो कारणों में बहुत सारे कारण हैं। उसमें पहला कारण है यूक्रेन द्वारा अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना या रसिया को सौंप देना। जिस समय यूएसएसआर टूटने के बाद यूक्रेन का उदय हुआ, उस समय दुनिया में यूक्रेन अमेरिका और रसिया के बाद तीसरा सबसे ज्यादा परमाणु संपन्न देश था। उसके पास लगभग 2000 परमाणु हथियार थे। लेकिन एक समझौते के तहत कि अगर कोई देश अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया आदि देश मिल करके उस अटैक के खिलाफ यूक्रेन का साथ देंगे। इस समझौते के तहत यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियार को रसिया को या तो सौंप दिया, नहीं तो नष्ट कर दिया। अगर आज, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होता तो रसिया जिस तरह की दादागिरी यूक्रेन के ऊपर दिखा रहा है, शायद वो स्थिति कुछ अलग होती। दूसरा कारण क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुभव की कमी होना। व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं, वो लीडर उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के लीडर के साथ उनकी प्रतियोगिता चल रही है, मुकाबला चल रहा है। जेलेंस्की एक एक्टर थे। एक्चुअल में उनके द्वारा बनाए गए फिल्म, उनके द्वारा बनाए गए सीरियल दुनिया में बड़े बहुत पॉपुलर है और खास करके रसिया में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। अब एक एक्टर राजनेता तो बन गए, शांत प्रिय राजनीति को, देश को चलाना उनके लिए ठीक ठाक था, कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस समय जो स्थिति है उनके सामने, पुतिन के साथ जिस तरह से उनका संघर्ष चल रहा है, उस कंडीशन में उनके अनुभव की कमी होना भी एक उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है। तीसरा रीजन क्या है? यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की इच्छा। बार बार आप न्यूज़ों में, समाचारों में, खबरों में, पेपरों में पढ़ रहे होंगे कि नाटो की वजह से, नाटो के कारण, नाटो के ये ना होने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है जिसमें 30 देश शामिल हैं। नाटो के देशों का जो एक समझौता है, उसका मूल ये है कि अगर किसी भी नाटो देश पे कोई दूसरा देश अटैक करता है जो नाटो का मेंबर नहीं है, तो जितने नाटो के मेंबर देश हैं, ये माना जाएगा कि ये सारे देशों के ऊपर अटैक है और सारे देशों की सेना मिल करके उस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगी जो गैर नाटो देश के ऊपर अटैक किया है। तो यूक्रेन हमेशा से अपने को रसिया से असुरक्षित समझते हुए उसने एक एम बनाया, उसने एक इच्छा जाहिर की कि वो भी नाटो के देशों के सदस्यता उसको ग्रहण करेंगे। रसिया को ये चीज कतई पसंद नहीं आई और इसकी वजह से उसने आज से लगभग 6 महीने से मोर्चाबंदी चालू कर दिया था कि यूक्रेन या तो ये बताए कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, या नाटो के जो अध्यक्ष यूएस है वो और सहयोगी देश ये बताएं कि हम यूक्रेन को नाटो में नहीं लेंगे। ये जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी वो तभी खत्म हो सकती थी। लेकिन ना तो यूक्रेन ने बता पाया कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, ना तो नाटो ये बता पाया कि हम यूक्रेन को नाटो में नहीं ले रहे हैं। इन्हीं दोनों बीचों के असमंजस की स्थिति में रसिया के जाल में पूरी तरह से यूक्रेन फंस गया। चौथा कारण है इतिहास से सीख न लेना। अभी हम पहले बताए कि जेलेंस्की साहब की राजनीतिक अनुभव में कमी है, अनुभवहीनता है। अभी जब 2008 में रसिया ने जॉर्जिया पे अटैक किया और जॉर्जिया के 3 टुकड़ा कर दिया, उसके बाद 2014 में रसिया, यानी यही पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में यूक्रेन के एक क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, क्राइमिया पे, और 2022 आते आते उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन पे अटैक कर दिया है
और उसके 2 राज्यों को अलग से मान्यता दे दी है। वो दोनों राज्य कौन कौन से हैं? डेनेस्क और लुहांस्क। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिया रसिया, डेनेस्क, लुहांस्क, क्राइमिया और अभी जो यूक्रेन है। अब जो स्थिति ये बनी हुई है कि इतिहास से क्राइमिया ने कुछ सीखा नहीं, और जेलेस्क साहब तो बिल्कुल नहीं सीखे। उनको मालूम था कि पुतिन जैसे अग्रेसिव नेता के सामने उनकी रणनीति बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये नाटो के देश अगर नाटो में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं, अपनी कोई क्लियर लाइन नहीं बता रहे हैं, तो हम पुतिन से साफ साफ बता देंगे भाई हम नाटो में नहीं जाने वाले हैं। उनके सामने 2 स्थिति थी, या तो नाटो देश उसको शामिल कर लेते। अगर नाटो में शामिल हो जाते तो आज जो नाटो के देश दूर से बैठ के तमाशा देख रहे हैं वो शायद ऐसा नहीं कर पाते। वो यूक्रेन के साथ में अपने सैन्य शक्तियों को उतारना पड़ता उनको, और रसिया के खिलाफ सारे मिलकर लड़ाई लड़ते। तो जब सारे मिलकर लड़ाई लड़ते तो रसिया कहीं न कहीं उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में आज खड़ा है। तो जेलेस्की साहब ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना तो रसिया को मना कर पाए कि हम नाटो में नहीं जाएंगे, और ना तो इनको नाटो देश के जो सदस्य हैं और उसके जो प्रेसिडेंट यूएस है, खास करके बाइडन, ना तो उनको नाटो में शामिल करा पाए। तो एक रीजन ये भी है कि असमंजस की स्थिति बनी रही। रसिया को लगा कि नाटो ज्वाइन कर लेंगे और नाटो उनको ज्वाइन नहीं करा पाया। इन दोनों स्थितियों परिस्थितियों के बीच में रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। नाटो देशों का यूक्रेन को धोखा देना, ये 5वां रीजन है। नाटो देश शुरू से बोलते रहे कि हम यूक्रेन के साथ हैं, हम यूक्रेन के साथ हैं। अगर अमेरिका लड़ाई किया तो उसका नतीजा गंभीर होगा, अगर रसिया लड़ाई किया तो नतीजा गंभीर होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, तरह तरह की बातों को लेकर के यूक्रेन को नाटो देश आश्वस्त करते रहे। लेकिन जब अमेरिका वास्तव में लड़ाई छेड़ दिया, अपनी सेना को यूक्रेन में उतार दिया, तो सारे नाटो देश अपना कदम पीछे खींच लिए, ये कहते हुए कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ही नहीं है। मेंबर बनाने का झांसा यही लोग दिए, और जब बनाने का नंबर आया तो बनाए नहीं, और जब अटैक हो गया तो ये बोलते हुए पीछे हट गए कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, इसके लिए हम उसकी सैन्य सहायता नहीं कर सकते। हाँ, हम उसको आर्थिक तौर पे और हथियार के तौर पे या किसी और तौर पे हम उसके लिए उसके साथ खड़े तो हैं, उसकी सहायता तो करेंगे, लेकिन सैन्य सहायता नहीं करेंगे। अब यूक्रेन के सामने स्थिति ये है, रसिया जैसे मजबूत देश के सामने वो लड़ाई लड़ रहा है, जो उसके किसी भी तरह से कोई तुलना ही नहीं हो सकती, तो लड़ेगा क्या? तो अब देखते हैं अगला कारण क्या है। नाटो की दिखावे की कार्रवाई करना। अभी नाटो क्या कर रहा है? नाटो बोल रहा है ये सैंक्शन लगा दिए, वो सैंक्शन लगा लिए, ये प्रतिबंध लगा दो, वो प्रतिबंध लगा, इससे कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूं नाटो देश नहीं, यूएन, अमेरिका मिल करके आज तक उत्तर कोरिया पे सैंक्शन लगा हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण ना करो, लेकिन वो मान रहा है क्या? वो लगातार कर रहा है। ईरान पे प्रतिबंध है, और इसके साथ साथ आपको याद होगा नहीं होगा, भारत जब 98 में अपना परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगाया था, और अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शनों की संख्या इस समय पूरे वर्ल्ड में कम से कम 10 है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता। और दूसरा क्या है, रसिया के साथ अगर आप सैंक्शन लगाएंगे तो रसिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव होता है? मैं बोलता हूं कुछ नहीं होने वाला है। पुतिन साहब वो सब देख करके ही अपना कदम उठाए हैं कि रसिया, नाटो, अमेरिका, नाटो या और कोई भी देश मिल करके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है, वो कैसे उस चीज से उभरेंगे। तो उस चीज को, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो बोला जाए नाटो एक दिखावे की कार्रवाई कर रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 8वां क्या है? पुतिन का अनुभव और आक्रामक होना। पुतिन लगभग 15 सालों से रसिया के प्रेसिडेंट बने हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं रसिया के,
और पुतिन साहब को बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का। उनको बराबर मालूम है कि दुनिया में कौन क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है और किसके आगे नहीं जा सकता है। तो हम अपनी स्थिति को कहां तक मजबूत कर सकते हैं, कहां हमको रुक जाना है, कहां से आगे बढ़ जाना है। नहीं तो रसिया अगर चाहा होता तो 2014 में यूक्रेन के अलावा क्राइमिया के अलावा यूक्रेन के और भी बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा कर लिया होता। क्यों नहीं किया? उसको मालूम था अभी हमारी जरूरत यहीं तक की है, इसके आगे का कदम हम बाद में उठाएंगे। जो दुनिया का रिएक्शन है उन सबको देखते हुए पुतिन ने बोला कि बस क्राइमिया ले लिया, अब छोड़ दो, अब अगली बार कुछ करेंगे तो देखेंगे। अभी इस बार 2 और बना दिए, और अभी तो ये है कि पूरे यूक्रेन के ऊपर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि पूरा रसिया हो जाएगा या यूक्रेन कुछ बचेगा भी। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा पुतिन के माइंडसेट पे कि वो चाहते क्या है, कहां तक यूक्रेन को डाउन करना चाहते हैं। और एक रीजन ये भी है कि रसिया ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को जो मान्यता दे दी थी, लड़ाई तब भी चालू नहीं हुई थी। यूक्रेन तो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हमको लड़ाई करना है या नहीं करना है। रसिया ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को जब 2 राज्यों को मान्यता दे दिया अलग देश के रूप में, तब उसके बाद रसिया अपनी सेना उतारना चालू कर दिया डोनेत्स्क और लुहांस्क में, ये कह करके कि हमारी शांति सेना है। उसके बाद भी यूक्रेन के जो सैनिक हैं, जो इनके ये हैं, उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जब लुहांस्क और डोनेत्स्क से निकल के और प्रांतों में और एरिया में अपना कब्जा बढ़ाने लगे, तब जाके लड़ाई छोटी मोटी या जैसा भी बोले वो चालू हो पाई। तो ये कुछ रीजन रहे हैं, कारण रहे हैं जिसकी वजह से आज लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रसिया के बीच में। अब एक नजर देख लेते हैं कि इसको रोकने का उपाय क्या है। इसको रोकने का उपाय क्या है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की इच्छा को छोड़ दे। यूक्रेन अगर आज ये खुल के बोले कि हम नाटो में कभी भी शामिल नहीं होंगे, या कोई लिखित प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करे कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे, तो इस लड़ाई को रोका जा सकता है। दूसरा क्या है, नाटो के देश लिखित दें कि यूक्रेन को नाटो में कभी शामिल नहीं करेंगे। अगर आज यूएस बोल दे कि हम कभी भी नाटो में यूक्रेन को नहीं लेंगे, तो शायद ये लड़ाई रोकने का एक अहम कदम हो सकता है। तीसरा क्या है, यूक्रेन हथियार डाल दे, यूक्रेन पूरी तरह सरेंडर कर दे कि भाई ठीक है, रसिया जो बोलेगा हम वो सब करेंगे, अब लड़ाई बंद करो, खून खराबा बंद करो, सीज फायर करो, तो भी लड़ाई रोकी जा सकती है। पांचवा क्या है, दुनिया डोनेत्स्क और लुहांस्क के साथ साथ क्राइमिया को भी एक अलग देश की मान्यता दे। क्रीमिया को भी अभी बहुत सारे देश मान्यता नहीं दिए हैं, क्योंकि अवैध रूप से कब्जा किया गया क्षेत्र है यूक्रेन का रसिया के द्वारा। तो अब रसिया क्या चाहेगा, डोनेत्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया, इन तीनों को दुनिया एक अलग देश के रूप में मान्यता दे। और इसका जो सबसे बड़ा एक सवाल तो ये है, सबसे बड़ा जो रीजन वो ये है कि ये लड़ाई कब रुकेगी, ये नरसंहार कब रुकेगा, शांति कब आएगी यूक्रेन और रसिया के बीच में, ये सच पूछो तो कोई नहीं बता सकता है। इस चीज को खाली और खाली व्लादिमीर पुतिन ही बता सकते हैं, जो रसिया के राष्ट्रपति हैं। वो कब क्या सोचते हैं, कब क्या करते हैं, उस चीज का आज तक कोई भी इंसान उस चीज को भाप ही नहीं पाया। पहले बोले कि ठीक है, अगर यूक्रेन ये छोड़ दे नाटो में जाने की जिद, तो हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, सेना हटा लेंगे। लेकिन अभी क्या बोलते हैं कि अब सेना हथियार डाले और सत्ता का परिवर्तन हो, वहां की सेना पूरी सत्ता को अपने कब्जे में ले। तो पुतिन साहब कब क्या बोलते हैं, कब क्या नहीं बोलते हैं, उनकी क्या सोच है, ये सारा कुछ डिपेंड उनकी सोच पर ही निर्भर करता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, रसिया और यूक्रेन के बीच में शांति कब आएगी। ये केवल और केवल पुतिन ही बता सकते हैं। दुनिया के सारे नेता आज आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं कि पुतिन साहब क्या अगला कदम उठाना चाहते हैं और क्या उठाएंगे, उसी के हिसाब से हम अगला काम करेंगे। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आज के दिन में पूरे दुनिया को अपने पीछे पुतिन घुमा रहे हैं। सारे नेता घूम रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई भी देश हो। सारे लोग मूक बधिर बन करके पुतिन साहब के किए गए कार्यों को देख रहे हैं। तो अब ये कब खत्म होगी लड़ाई, ये कहना बहुत मुश्किल है किसी के लिए। जब तक पुतिन नहीं चाहेंगे लड़ाई खत्म नहीं होगी। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।